उसमें पहला फैक्टर जो है वो डोमेस्टिक फैक्टर है। जब हम डोमेस्टिक फैक्टर की तरफ जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम वर्ल्ड जो है डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, रिलीजियस लाइन पे, सेक्टेरियन लाइंस पे, एथनिक लाइंस पे, पॉलिटिकल लाइंस पे। तो वो जो डोमेस्टिक यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ चाहिए इन 5 मुल्कों को एक मुस्लिम वर्ल्ड का पावर ब्लॉक बनाने के लिए, वो चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इमरान खान को उस तरह डोमेस्टिकली अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और बाकी जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो सपोर्ट नहीं मिलती है कि इमरान खान कैन टेक द ऑनरशिप ऑफ दिस M5 ब्लॉक टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन द ग्लोबल लेवल। उसी तरह जब हम टर्की की बात करते हैं तो टर्की के अंदर कुछ जो ग्रुप्स हैं और जो पार्टीज़ हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपोजिशन क्रिएट कर रही हैं तैयब एर्दोगान के लिए। 3 फैक्टर्स की वजह से कुछ लोग तैयब एर्दोगान को एक न्यू सुल्तान कह रहे हैं क्योंकि उसकी कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी डिक्टेटोरियल हैं। ख़ास तौर पे जो लिबरल्स और सेकुलर टर्की का ग्रुप है या पार्टीज़ हैं या पीपल हैं वो जो तैयब एर्दोगान की पॉलिसीज़ को जो बड़ी कंजर्वेटिव और रिलीजियस पॉलिसी समझते हैं वो अपोज कर रहे हैं। फिर टर्की के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है जो कुर्दिश नेशनलिज्म की, कुर्दिश सेपरेटिज्म की मूवमेंट है। तो तैयब एर्दोगान को जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं वो थोड़ा सा उसको वीकन करते हैं, उसके जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं M5 की सूरत में उसको उस तरह इम्प्लीमेंट करने से या अग्रेसिवली परसू करने से। आज दो तैयब एर्दोगान एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। देन जब हम अगले चैलेंज की तरफ जाते हैं तो मलेशिया के अंदर भी आपको ये चैलेंज नज़र आता है क्योंकि मलेशिया के अंदर जो अभी महातीर मोहम्मद की हुकूमत बनी थी जिसके ऊपर अभी उसने रिज़ाइन भी किया, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो महातीर मोहम्मद की पार्टी को उस तरह एब्सोल्यूट या सिंगल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में हासिल नहीं थी, इसलिए उसको 2 साल के बाद रिज़ाइन करना पड़ा पीएमशिप से। तो महातीर मोहम्मद को भी डोमेस्टिक चैलेंजेस का सामना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पॉलिटिकल सपोर्ट। और इसी तरह कतर के अंदर बादशाहत है, तो बादशाहत जनरली जो है उनके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि वो बादशाह जो है वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख के डिसीजन मेकिंग करती हैं, स्टेट इंटरेस्ट को कम देखते हैं बिकॉज बादशाह ही स्टेट होता है जनरली इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी है। और फिर जहाँ तक ईरान की बात है तो ईरान के अंदर जो एक लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स में या प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव में कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि किस हद तक हमने अपने आप को इसी जो लाइन ऑफ पॉलिसी के ऊपर चलाना है, ये बड़ी रिलीजियसली बड़ी कंजर्वेटिव पॉलिसी है, या हमने थोड़ा सा अपने आप को कल्चरली मॉडरेट करना है और वहाँ का जो लिबरल सेकुलर तबका वो जो रिजिस्ट कर रहा है। तो उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन या पेनिट्रेशन हो सकती है अमेरिका और बाकी ताकतों से कि इसको वीक किया जाए। तो दीज आर काइंड ऑफ डोमेस्टिक चैलेंज। दूसरा चैलेंज जो है वो ऑफ कोर्स लीडरशिप का चैलेंज है। और लीडरशिप के चैलेंजेस के अंदर हम देखते हैं जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नज़र आती है तैयब एर्दोगान की तरफ से और महातीर मोहम्मद की तरफ से। लेकिन वो जो इंटेलेक्चुअल विजन होना चाहिए किसी भी लीडरशिप का, वो जो इंटरनेशनल अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो हिस्ट्री ऑफ द वेस्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हिस्ट्री ऑफ द वेस्ट इन द मुस्लिम पावर पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द लीडर्स के अंदर वो इंटेलेक्चुअल विजन मिसिंग है। किसी हद तक वो इंटेलेक्चुअल विजन जो है आपको नज़र आएगा महातीर मोहम्मद के अंदर या तैयब एर्दोगान के अंदर, लेकिन जो ईरानियन प्रेसिडेंट है या इमरान खान जो है या जो खलीफा हमाद सानी जो किंग है या प्रिंस है कतर का, उनका वो इंटेलेक्चुअल विजन नहीं है। ना वो डीप अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की है, ना वो कलोनियलिज्म की अंडरस्टैंडिंग है, ना वो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट की अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन वेस्ट एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, और ना ही मुस्लिम वर्ल्ड की उस तरह पॉलिटिकल, कल्चरल, एथनिक, लैंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। तो वो इंटेलेक्चुअल विजन का एक क्राइसिस आपको नज़र आता है जो बहरहाल इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आप कमिटेड भी हैं, पॉलिटिकल विल भी है, तो वो इंटेलेक्चुअल विजन कहाँ से आएगा जो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहा है, जो वेस्ट को इंटेलेक्चुअली स्टडी कर सके कि अगले 15-20 साल में वेस्ट की पॉलिसी क्या होगी, उसको काउंटर कैसे करना और किस तरह की हमें साइंटिस्ट चाहिए, किस तरह की हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, किस तरह का मीडिया और नॉलेज और इंटेलेक्ट चाहिए वेस्ट के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए। तीसरा चैलेंज जो है वो रीजनल चैलेंज है कि इस पावर ब्लॉक को एक रीजनल चैलेंज है कि ये तमाम मुस्लिम M5 जो पावर ब्लॉक की स्टेट्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं मुस्लिम ब्लॉक के अंदर, लेकिन रीजनल जियो पॉलिटिक्स के अंदर इनके जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं। मिसाल के तौर पे जो टर्की का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है मिडल ईस्ट में ईरान के साथ और कतर के साथ, क्योंकि ईरान और कतर जो है वो सीरिया में बशर असद को सपोर्ट करते हैं सीरियन सिविल वॉर में, या फिर टर्की अपोज करता है। इसी तरह
ईरान और कतर जिन ग्रुप्स को इराक में सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की उन ग्रुप्स को अपोज करता है। इसी तरह जो टर्की का और कतर का मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन के ऊपर जो पोजीशन है, वो पोजीशन जो है उसको ईरान एक ख़ास हद तक सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। इसी तरह टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, और टर्की के जो रीजनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उसमें अमेरिका के साथ क्लोज इकोनॉमिक और मिलिट्री पार्टनरशिप भी है नेटो की वजह से, लेकिन वो ईरान के साथ अमेरिका इन कन्फ्लिक्ट नज़र आता है। और उस तरह टर्की खुल के ईरान को सपोर्ट नहीं करता मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है एक तरफ तो IPI की वजह से, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की वजह से ईरान के साथ रीथिंक कर रहा है अपने रिलेशनशिप को। M5 में भी ईरान के साथ क्लोज होना चाहता है। इमरान खान ने विजिट भी किया है, 2-3 विजिट किए हैं। द ओनली प्राइम मिनिस्टर हुज बीन सो प्रोएक्टिवली एक्टिव विद ईरान व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप विद ईरान। लेकिन अगेन हमारी जो इकोनॉमिक वीकनेस है, हमारे जो 40,000 एक्सपैट्रिएट्स वर्कर्स काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, जो हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस का एक बड़ा सोर्स है। फिर सऊदी अरब जो हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल देता है, सऊदी अरब जो हमें लोन प्रोवाइड करता है टफ टाइम में, तो वो प्रेशर यूज़ करते हैं। और वो प्रेशर सऊदी अरब ने इस्तेमाल किया, आपको नज़र आया लास्ट ईयर 2019 में जब कोलंबो समिट में लास्ट टाइम पे एट दी and at the edging point Imran Khan decided to step back to not participate, and it was a very kind of insulting for Pakistan and humiliating for even the M5 bloc and their leaders as well कि Pakistan is a kind of superpower within the Muslim world context, और वो सऊदी अरब के प्रेशर पे सरेंडर करने में मजबूर हुए। तो ये एक आपको रीजनल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड वो नज़र आएंगे, और उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है इसकी वायबिलिटी को एक चैलेंज नज़र आता है कि क्या ईरान, टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया जो और कतर जो है उनके जो रीजनल इकोनॉमिक और पोलिटिकल, जियो पोलिटिकल, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एड्रेस करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए M5 को लीड कर सकते हैं। आल्दो M5 के अंदर एक पोटेंशियल है कि इन रीजनल कन्फ्लिक्ट का लिए वो एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बन सकता है कि इन कन्फ्लिक्ट को वहाँ पे बैठ के डिस्कस करके रिजॉल्व किया जाए। और फिर जो अगला चैलेंज है वो ग्लोबल चैलेंज है, और उस ग्लोबल चैलेंज के अंदर जो इमर्जिंग कन्फ्लिक्ट है इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर, पैसिफिक एशियन के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर, अमेरिका और चाइना के दरमियान, उसमें क्या पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ जो उसकी डिपेंडेंसी है ट्रेड की सूरत में, मिलिट्री वेपन्स की सूरत में, डिप्लोमेटिक डिपेंडेंसी जो है, फिर अमेरिका जो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो डिपेंडेंसी है जब IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेना होता है, तो क्या पाकिस्तान अमेरिका के उस प्रेशर को रेजिस्ट कर सकेगा M5 के कॉन्टेक्स्ट में, और क्या पाकिस्तान जो है अपने मल्टीपल रोल को बैलेंस कर पाएगा SCO के अंदर एक तरफ, ठीक है, सऊदी अरब की तरफ दूसरी तरफ, और फिर जो M5 का रोल है उसका। फिर इसी तरह जो टर्की के कुछ ड्रीम्स और डिज़ाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिसी, एक तरफ नेटो का हिस्सा है, एक तरफ सऊदी अरब को अपोज करता है, इसराइल को अपोज करता है, और दूसरी तरफ जो है वो M5 में भी शामिल है, अमेरिका के साथ क्लोज रिलेशन भी हैं, लेकिन अमेरिका की बहुत ज़्यादा मिलिट्री पॉलिसीज़ को अपोज भी करता है मिडल ईस्ट के अंदर। फिर जो रशिया का फैक्टर है, फिर जो इंडिया का फैक्टर है, टर्की और इंडिया के बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं, उससे फिर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप जो हैं वो बड़े हार्डन हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये जो ग्लोबल डायनामिक्स एंड कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है बिटवीन द स्टेट्स, वो किस तरह इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये एक और बड़ा चैलेंज है। अब व्हाट रोल पाकिस्तान कैन प्ले, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। नो डाउट कि अगर हम एनालिसिस करें तो पाकिस्तान 21st सेंचुरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। उसमें 2 प्रोज हैं, 2 कॉन्स हैं, 2 प्लस चीज़ें हैं, 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लस पॉइंट है वो इसकी मिलिट्री पावर है और उसकी जियो स्ट्रेटजी लोकेशन है, लेकिन जो नेगेटिव या थोड़ा सा वीक पॉइंट है वो इसकी इकोनॉमिक वीकनेसेस है और इसका लीडरशिप का क्राइसिस है। अगर ये किसी तरह 2 इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं, लीडरशिप का क्राइसिस और इकोनॉमिक इशू, तो पाकिस्तान कैन बिकम अ हार्बिंगर एंड अ लीडर ऑफ चेंज एंड अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और कुछ अटैम्प्ट्स वो हो भी रही हैं, ठीक है। और दूसरा जो है जो ग्लोबल पावर में पाकिस्तान का एक इमर्जिंग रोल है विद द इमर्जिंग ऑफ चाइना एज अ सुपर पावर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री एंड जियोस्ट्रेटेजिक विद चाइना कैन strengthen its and expand its position in global power politics, और फिर उस इन्फ्लुएंस को M5 के पावर ब्लॉक में भी जो है यूज़ किया जा सकता है, फ़लस्तीन के इशू के लिए, कश्मीर के इशू के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, और एक अल्टरनेटिव मिलिट्री सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पाकिस्तान द मुस्लिम वर्ल्ड। जब हम एनालिसिस पे आते हैं तो बाय एंड लार्ज द एनालिसिस द सेम व्हाट रोल पाकिस्तान कैन प्ले। तो अनफॉर्चुनेटली 2 चैलेंज हैं, एक लीडरशिप का चैलेंज है, एक इकोनॉमिक चैलेंज है। जियो स्ट्रेटजी और मिलिट्री जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है, तो वो पाकिस्तान रोल
जो है उस कॉन्टेक्स्ट में प्ले कर सकता है। तो आप कह सकते हैं एनालाइज करते हुए कि पाकिस्तान जो है वो पोटेंशियल रोल प्ले करने की एक पोजीशन में है बिकॉज मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन, लेकिन दिस रोल इज़ बीइंग हेवली कंप्रोमाइज बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक वीकनेस एंड इट्स leadership crisis. So that's why we are seeing that active role is not being played by Pakistan. और जो इमरान खान ने कोशिश भी की ईरान और सऊदी अरब में, वो उस तरह कामयाब नहीं हुई है। तो एंड दिस इज़ द एनालिसिस एंड ऑल अबाउट द पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड रिलेशनशिप। अगर आप देखें तो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आपका कंटेम्प्रेरी इशूज़ के ऊपर आता है। तो जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा इट वुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स, जो चैलेंजेस हैं, जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, जो M5 ब्लॉक है और उसके अंदर जो रीजनल कम्प्लेक्सिटी है। Thank you very much about today's lecture.